नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, बड़ी खबर यह है कि कोविड-19 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि उनके साथ राम माधव और पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी उनके साथ गए थे। हम बता रहे हैं बांडीपुरा में। उनके अलावा अविनाश राय खन्ना और विबोध गुप्ता जो महासचिव हैं प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के, वो दोनों ही पॉजिटिव आए हैं। और राम माधव और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खुद को सेल्फ क्वारंटाइन करने का फैसला लिया है और उनके जो साथ स्टाफ गया था उनको भी कहा गया कि उनकी सैंपलिंग भी होगी। लेकिन बड़ी खबर यह है कि वो बांडीपुरा में गए हुए थे, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट किया और जिसके चलते रविंद्र रैना जो पॉजिटिव आए हैं उनको फिलहाल नारायणा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया उपचार के दौरान। आइए कुछ पिक्चर्स आपको दिखाते हैं कि जब वो बांदीपुरा में वसीम बारी और उमर बारी के साथ साथ उनके वालिद को आतंकवादियों ने मारा था, उनके फ्यूनरल पर जनाजे में उनके गए थे, उनमें शामिल हुए थे। और किस तरीके से उनके घर में जब वो सांत्वना देने के लिए परिवार के साथ बैठे हुए थे तब भी कितने क्लोज थे, तब भी उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया था। हो गया तो मैं नीचे कर देंगे। दर्शकों, एग्रीकल्चर अधिकारी की भी आज कोविड-19 के कारण डेथ हो गई है और डेथ का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। आज संख्या 1.5 दर्जन के करीब पहुंच गई है। चिंता का विषय है क्योंकि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमें जो एसओपी जारी की गई है जो सरकार की तरफ से या फिर जो प्रोटोकॉल डिसाइड किया गया उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार ये कहते हैं कि अब जब मेडिसिन नहीं बनी है तो हमें 2 गज की दूरी रखनी होगी, मास्क पहनना होगा, हाथ धोने होंगे। और सच्चाई भी है, जब लॉकडाउन था तब हम इन सब चीज़ों को मानते थे। अब रिस्क ज़्यादा है लेकिन इन चीज़ों को हम लोग नहीं मानते हैं। आइए देखते हैं क्या किस तरीके से उस व्यक्ति की डेथ हुई, कब उसको एडमिट करवाया गया था। ए बक्से ऊपर रख लीजिए, ए बक्से के ऊपर दर्शकों, सरकार को अब सख्ती करनी पड़ेगी। एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त रवैया इख्तियार करना पड़ेगा। जब आप समझाते हैं, समझाने से कोई नहीं मानता है तो मुझे लगता है कि उसका दूसरा पड़ाव जो होता है वो सख्ती ही होता है। हालांकि आज कुछ सख्ती की गई, मैजिस्ट्रेट की तरफ से पूरी जांच की गई, रोका गया बाइक वालों को जिन्होंने मास्क नहीं पहने थे, गाड़ियाँ चेक की गई, गाड़ी में ज़्यादा लोग नहीं थे, जिन्होंने मास्क नहीं पहना था उनको पेनल्टी भी की गई, उनका चालान भी काटा गया। ऐसी ही सख्ती की सख्त ज़रूरत है। सारी क्या ये क्यों नहीं कर रहे हो वैसे मास्क के? चलो कोई बात नहीं, मुझे मेडिकल कॉलेज की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट थी कि यहाँ पे लोग जो हैं विदाउट मास्क और ऐसे ही घूमते नज़र आ रहे हैं।
और काफ़ी सारी कंप्लेंट्स थी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी मैडम की तरफ से बार बार हदायत जो है उनको जारी की जा रही हैं कि आप ये जो टाइम है, ये जो अभी पीरियड जो चला हुआ है कोविड का, ये सबसे डेंजरस है और इसमें जो एसओपी की गाइडलाइंस जो हैं इनको फॉलो करो। अब ये चीज़ हमें बार बार एक एक बंदे को पकड़ के समझाना हमें काफ़ी मुश्किल लग रहा था। तो अब मजबूरी में हम इनको ये रेड क्रॉस की तरफ से हम इनको ये चैलेंजिंग कर रहे हैं कि भाई पेनल्टी के थ्रू, और हम खुद अपनी तरफ से पहले भी ये मास्क इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। काफ़ी मास्क इनको हमने डिस्ट्रीब्यूट किए कि आप मास्क घर से बाहर निकलो तो मास्क के बिना मत निकलो। दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। बांडीपुरा में 3 भारतीय जनता पार्टी के अच्छे बड़े नेताओं को आतंकवादियों ने मार गिराया। ये कुछ रोज़ की बात है। और वसीम राजा, उमर हो, उनके वालिद हो, और उसके बाद ही हमने कहा था कि कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी का जम्मू में जो बेस बना था, जो लोग भारतीय जनता पार्टी से इत्तेफाक रखते थे, उनकी विचारधारा से इत्तेफाक रखते थे, मुस्लिम फेस थे, अब वो पुनर्विचार करेंगे कि पार्टी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही आज कुपवाड़ा में मलिक आसिफ ने भी पार्टी को छोड़ दिया। वो कुपवाड़ा के उपजिला अध्यक्ष थे और उन्होंने आज ये फैसला लिया है कि वो पार्टी से रिज़ाइन कर देंगे और अपना रेजिग्नेशन भी दे दिया है। हो गया तो मैं नीचे कर देंगे। तो दर्शकों, आप फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर ताहिर चौधरी स्पोक्स पर्सन भी हैं और कश्मीर से इनका काफ़ी ताल्लुकात है। पार्टी को मजबूत करने में इनका भी बड़ा योगदान है। लेकिन कहीं ना कहीं बांदीपुरा के बाद अब कुपवाड़ा में, बांदीपुरा में आतंकी हमला हुआ था, लेकिन कुपवाड़ा में जिला उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। मलिक आसिफ उनका नाम है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, ये न्यूज़ अभी मैं आप ही के माध्यम से सुन रहा हूँ कि उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है जी। सिक्योरिटी रीजंस आप कह रहे हैं, तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि पार्टी हाईकमांड की तरफ से श्रीनगर में जितने भी हमारे पार्टी के लोग हैं और इम्पोर्टेंट लोग हैं और जो पार्टी के लिए काफ़ी लंबे टाइम से लोग काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेके पूरी सेंट्रल हाई कमांड और जम्मू कश्मीर का जो हमारी हाई कमांड है भारतीय जनता पार्टी की, हम लोग बहुत सीरियस हैं। और कश्मीर के ऐसे हालात में ये लोग जो काम करते हैं, हमारे वर्कर्स करते हैं, ग्राउंड लेवल पे करते हैं, हमारे लीडर्स करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं और इन हालात में काम करना बड़ा मुश्किल होता है। और इनकी सिक्योरिटी को लेके सेंट्रल हाई कमांड, जम्मू कश्मीर हाई यूनिट, हम लोग चिंता में हैं और इनकी सिक्योरिटी रिव्यू करने के लिए, सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इसके ऊपर बात चल रही है। मुझे लगता है कि उन्होंने ये बहुत गलत फैसला लिया है और अभी भी अपने फैसले के ऊपर विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी रिव्यू होने के बाद सबकी सिक्योरिटी को। डॉक्टर साहब, अभी रिसेंटली 3 किलिंग हुई है, उसमें सिक्योरिटी ने क्या कर लिया? लैप्स तो था, सिक्योरिटी लैप्स था। देखिए विनोद जी, जो हालात होते हैं और जब ऐसे हादसे होते हैं, चाहे उसमें आप कहें कि जेड सिक्योरिटी भी होगी, बड़ी से बड़ी सिक्योरिटी भी, जो हादसा होने पे आता है तो ये ऊपर वाले के हाथ में होता है। ये एक हादसा था जो वसीम भारी की फैमिली के साथ हुआ, पूरा परिवार चला गया, उसके लिए हमें बहुत दुख है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत गहरी चोट हमें मिली है, बहुत बड़ा सदमा है पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए और सरकार के लिए भी। उसका बदला हम लेंगे। वो सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई है और जो कातिल हैं, जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके पीछे जो हाथ हैं, जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है, एक परिवार को इतना बड़ा धक्का दिया है, उनको नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन इन हालात में जब आप एक पार्टी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और इन वजह के ऊपर आके आप रेजिग्नेशन देते हो, मुझे नहीं लगता कि उनके पास बिल्कुल सिक्योरिटी नहीं होगी। उनके पास सिक्योरिटी होगी और सिक्योरिटी को स्ट्रेंथ करने के लिए, बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल हाईकमांड बात चल रही है। डीजी साहब इसमें देख रहे हैं, सब ऑर्गेनाइजेशन देख रही है, एजेंसीज देख रही है। तो मुझे लगता है आने वाले 2-3 दिन में पूरे जम्मू कश्मीर की जितने भी भारतीय जनता पार्टी की जो लीडर्स हैं, जिनके पास सिक्योरिटी है, जिनके पास सिक्योरिटी नहीं है, जो थ्रेट परसेप्शन के ऊपर है, वो सारी चीजें देखी जा रही है और वो बड़ी जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट आ जाना था। सबको सिक्योरिटी रिव्यू होनी थी, जिनकी बढ़ानी थी उनकी बढ़ाई जाती। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, क्या और भी लोग जा सकते हैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, इसमें जो भी उन्होंने अगर फैसला लिया, उनका पर्सनल फैसला होगा, बाकी की मैं बात नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये फैसले बहुत, जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी में काम करते हो और आपको एक अच्छे ओहदे पे पार्टी रखती है, पूरा मान सम्मान देती है, तो ये चीजें बड़ी सोच समझ के फैसले लेने चाहिए।
ऐसे फैसले लेने के लिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इन लीडर्स को, और सोचें समझें। और मुझे लगता है सरकार साथ है, पूरी हाईकमान साथ है जी, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी जी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, राजस्थान में कांग्रेस में उठापटक को लेकर के हमने जम्मू कश्मीर यूनिट के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा से बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी कांग्रेस को करारा झटका लगा है। सचिन पायलट ने जो तेवर दिखाए, उसके बाद कहीं ना कहीं अब गुना भाग में कांग्रेस लगी हुई है कि किस तरीके से सरकार को बचाया जाए। चर्चा करेंगे और हमारे साथ सीधे मौजूद हैं हमारे साथ चीफ स्पोक्समैन कांग्रेस पार्टी के एडवोकेट रविंद्र शर्मा। रविंद्र जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। दो झटके, कुछ देर पहले मध्य प्रदेश में, अब राजस्थान में, बर्दाश्त कैसे होगा? देखिए, ये सत्ता का धन बल का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी एक नया मॉडल देश की जमहूरियत में दे रही है। गोवा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो जो नारा दिया था 2014 में उस पर अग्रसर हैं। छापे भी उसी दिन पड़ते हैं, इनकम टैक्स भी आ जाता है, ईडी भी आ जाता है, सीबीआई भी आती है, बहुत सी एजेंसीज उनके पास हैं, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस जो है उस चीज़ का मुकाबला कर रही है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप चुनी हुई सरकारों को इस तरीके से डिस्टेबलाइज करें और कहें फिर हमारा हाथ कोई नहीं। तो कई हथकंडे जो है वो अपनाए गए। आपने देखा नहीं कि चुने हुए विधायक कर्नाटका में फिर उनको टिकटें दी जाती हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी कहे कि नहीं हम पाक साफ हैं, बिल्कुल हमारा कोई हाथ नहीं। तो इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि ना संविधान, ना डेमोक्रेसी, ना कोई मर्यादा रही। पार्टी विद द डिफरेंस जो बहुत लंबी छोड़ा करते थे जब विपक्ष में थे, तो आज सत्ता में बैठ करके वो क्या कर रहे हैं? ये देश की जमहूरियत को रविंद्र जी, वाकई में आपको लगता है कि इनकम टैक्स, ईडी या बाकी एजेंसीज का इस्तेमाल करती है सरकार? देखिए, बात यह है कि मैं कहता हूँ कि सत्ता का इतना अगर दुरुपयोग होगा कि कल आपने देखा नहीं कि अगर कहीं कोई स्वर थे भी, लेकिन वो बेनकाब इस तरह हुए कि कल ही चीफ मिनिस्टर के करीबी साथियों के, उनके बेटों के कोई संबंध होंगे, तो उन सबको जो है कहीं ना कहीं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और तमाम एजेंसी जो हैं एकदम टूट के पड़ जाती हैं। और इसी तरीके से किसी का कारोबार होता है, किसी को किसी चीज़ से, तो कहीं ना कहीं जो है वो आपको नज़र नहीं आता। ये तो सबको समझ आता है। रही बात आंतरिक कोई बात, तो मुझे बताइए कि 26 साल में सचिन पायलट जी हमारे बड़े सम्मानित साथी हैं जी। वो रहते हैं या नहीं रहते वो अलग बात है, हम उनके मान सम्मान के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन 26 साल में एक आदमी मेंबर पार्लियामेंट बनाया जाता है, पार्टी की टिकट होती है। उसके बाद राजस्थान से ऐसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री भी हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, और मैं समझता हूँ कि 28 स्टेटों के अध्यक्ष जो हैं वही कांग्रेस चलाते हैं, और केंद्र के साथ साथ, और उसके साथ साथ केंद्र में मंत्री भी होते हैं। इतने छोटे समय में कौन ऑर्डिनरी आदमी, आम आदमी जो है उस ओहदों पर पहुंचता है? सारी जिंदगी लग जाती है। तो शिकायत करें, समझ नहीं आता। सवाल ये पैदा होता है कि हो सकता है ये सिंधिया की तरह पायलट भी आपकी नीतियों से, पार्टी की नीतियों से नाराज हो खपाओ? नीतियों से कोई नाराज नहीं होता विनोद जी। ये मैं कहूँ कि लालसा और महत्वाकांक्षा इतनी नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि मैं माफ़ करना, देश पायलट जी का बड़ा सम्मान है। रमा पायलट जी भी विधायक भी रही, मेंबर पार्लियामेंट भी रही। वो खानदान जो कि जिनको बिल्कुल सम्मान दिया गया हर तरीके से और उच्च पदों पे रहें, अगर वो संकट या कहीं मुश्किल का थोड़ा दौर आए उसमें वो अलग होना सीखें, और फिर वो ऐसी शर्त रखें कि 5 बार के विधायक, 3 बार के मुख्यमंत्री, जिनके साथ आप मान लीजिए कि 80, आप जितना भी माने कि मेजॉरिटी अगर 80% MLA जो है वो गहलोत साहब के साथ हैं, तो पार्टी हाईकमान उनको कैसे उतार दे? कैसे वो बगावत नहीं करेंगे? इसलिए ये तो होता है, आप अध्यक्ष भी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं, आपको सब कुछ सम्मान मिला, आपका जीवन भी है, और यही लोग तो। रविंद्र जी आपने एक संकेत दिया कि जब संकट होता है, क्या वाकई में संकट? आपने कहा कि इनको पूरा सम्मान दिया गया, लेकिन जब संकट का वक्त था इन्होंने पलटी मार दी। संकट ये है कि देश में
ये तो छुपी लुकी बात नहीं है कि कांग्रेस विपक्ष में है। विपक्ष में रह करके भी जो इस वक्त सत्ता में लोग हैं वो विपक्षहीन डेमोक्रेसी चाहते हैं। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, उन्होंने तमाम जो पार्टियां हैं विपक्ष विरोधी रीजनल पार्टियां, उनका क्या हाल देश में किया हुआ है वो भी सब जानते हैं। तमाम एजेंसीज उनके पीछे हैं, वो चाहे वो क्या भाषा बोलते हैं, कल तक क्या बोलते थे बीजेपी के खिलाफ, लेकिन आज कई लोग मजबूर भी, मैं नाम नहीं लेता, बड़ी बड़ी पार्टियां, क्यों सबके पीछे एजेंसीज को आज वो नहीं है। विकास दुबे को ढूंढने में 8 दिन लग जाते हैं, बाकी बड़े बड़े खुंखार क्रिमिनल को जो है वो एजेंसीज वो काम नहीं कर रही। आज पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के पीछे हैं और हर तरीके से हरास और डराया धमकाया और तोड़ा जाता है। आप एक मरतबा फिर कह रहे हैं कि ये संकट डेमोक्रेसी पे है, दुरुपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल ये कह रहे हैं। वो तो जो है वो सीबीआई को पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक पिंजरे का तोता, लेकिन अब उसके बारे में कहा जाता कि वो वल्चर और गिद्ध बन गई है। तोता तो बंद था, लेकिन गिद्ध को छोड़ा जाता है कि वीरभद्र सिंह की बेटी की शादी होगी उसी दिन छापा पड़ना चाहिए। इसलिए ये कौन सी मर्यादा है इस देश के अंदर, और आज तक वीरभद्र सिंह को कुछ नहीं हुआ। नहीं, मर्यादा आप कहते हैं कि तोता पिंजरे में बंद रहे, वहां तक मर्यादा ठीक है। नहीं, तोता जब यूपी की हुकूमत थी तब ये कहा जाता है कि तोता पिंजरे में बंद है, यानी सीबीआई पिंजरे में बंद है। तोता सिर्फ उधर ही क्यों जाता है जिधर विपक्ष होता है? हमें बहुत खुशी होती कि ये तो नहीं आप कह सकते कि येदियुरप्पा जी बाकी सारे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग पाक और साफ हैं। कल कांग्रेस से जो लोग बीजेपी में चले जाएंगे वो लोग गंगा स्नान हो जाता है, उनके खिलाफ कोई ईडी आईबी सीबीआई नहीं होता। आप जम्मू कश्मीर देख लो, वहाँ देख लो, तो इसीलिए वो पता लगता है ना कि तोता पिंजरे से छोड़ा गया, लेकिन उस तोते को डायरेक्शन बताई गई, रिमोट कंट्रोल कहीं और है कि तोता उधर ही घूमेगा। इसलिए ये डेमोक्रेसी के ऊपर एक संकट है। आप विपक्ष को फेस नहीं कर पा रहे, लेकिन इसके बावजूद आपने प्रयास किए। राजस्थान हमने जीता, मध्य प्रदेश जीता, कर्नाटका जीता, हरियाणा जीत करके आपने एक पार्टी की बुनियाद ये थी कि उसके बाप बेटे को उसी दिन रात को छोड़ दिया, सरकार बना ली महाराष्ट्र। आप तमाम इन चीज़ों के बावजूद लोगों का मैंडेट कहाँ है, और उस मैंडेट को आप फिर डिफीट करते हो थ्रू एजेंसी या थ्रू दूसरे आर्म ट्विस्टिंग मोड से। रविंद्र जी, आपको नहीं लगता है कि आपको भी पार्टी को भी आत्ममंथन आत्मचिंतन करने की जरूरत है? ये सिंधिया परिवार, पायलट परिवार लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। जब यंग जनरेशन आती है तो इनको लगता है कि हम ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और पार्टी को छोड़ देते हैं। देखिए, मैं किसी चीज़ से आपके सुझाव से इनकार नहीं करता, मंथन भी करना चाहिए, मंथन होता भी होगा, लेकिन कई बार डिमांड ऐसी हो जाती है कि जो मंथन के बाद भी कुछ नहीं निकलता। अब मैंने कहा कि आप मान लीजिए 80, 90, 100 जितने भी होंगे विधायक गहलोत जी के साथ, वो पार्टी के साथ उनके नेतृत्व को मानते हैं, तो 5 या 10 या 12 विधायक की बात मान करके 80-90 विधायक जो 90% को इग्नोर कर दें, तो मंथन उसमें क्या होता है? उनको आज ही मुख्यमंत्री बनना है, उनको आज ही चाहते हैं कि गहलोत साहब को जो 1969 से चले थे एक कार्यकर्ता के तौर, उनकी तो बैकग्राउंड थी नहीं, और वो चलते चलते जिला अध्यक्ष से लेकर के कहाँ तक रहे, लेकिन उनका आपने कभी नहीं देखा कि उनका कोई घमंड होगा। दोबारा वो मुख्यमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री हैं, तो कोई मर्यादा होती है, सीनियरिटी भी होती है, सब्र भी होता है। तो जिनका सब्र टूट जाता है तो फिर क्या उसका इलाज है? इसलिए ज़रूर करीबी रहे। जिन लोगों को जो नंबर 2, 3 पे रहते हैं उन्हीं लोगों को क्यों परेशानी? कार्यकर्ता नहीं भागते। कार्यकर्ता जो है, जो ज़मीनी स्तर का है, जो जिसको कुछ चीज़ें जो है स्पून से नहीं मिलती, वो हमने देखे नहीं कि वो ज़्यादा पार्टियां बदले हों। इसलिए ये होता है जब विपक्ष में होता है, पावर से दूर होते हैं कुछ लोग, वो पावर में रह करके भी। लेकिन मैं नहीं मानता कि इसमें पार्टी की कोई गलती है। अब आप किसी हद तक ही मान सकते हैं, मनवा सकते हैं। जब ये बताया गया कि सोनिया जी से लेकर के राहुल जी से लेकर के तमाम नेतृत्व ने प्रयास किया सचिन पायलट जी को, और उनकी कोई जायज़ बात है, उसके लिए कहा गया कि आप आइए बात करिए, तो यही थोड़ा कि आप मुख्यमंत्री हो तो आप। लेकिन अगर यूटी जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पे भी काफ़ी लोग छोड़ के आपको चले गए। श्यामलाल शर्मा की बात करें, विक्रम मल्होत्रा की बात करें, मल्होत्रा परिवार भी बड़े लंबे समय से आपके साथ जुड़ा हुआ था। देखिए, मैं किसी जात के बारे में नहीं कहूँगा,
लेकिन परिवार की बात ये मैं ये जात कहूंगा, की बात नहीं कर रहा हूं, परिवार और की जात की बात करूंगा। लेकिन जिनको परिवार बात तो पार्टी में है सब आपकी। पद मिले थे, मैं ये कहूंगा कि मेरे साथी थे जो लोग जिनके पास सारे पद थे, टिकटें भी मिली, मंत्री भी रहे, एमएलए भी रहे और ऊंचे पद भी थे पार्टी के अंदर। फिर आज पार्टी के पास जम्मू कश्मीर में किसी को देने के लिए क्या था? जो लोग आज कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी या सरकार के विरुद्ध लड़ रहे हैं और उनको आप गलत कहेंगे और जो लोग पार्टी बदल जाएंगे वो जायज़ है, उनकी नीतिगत नहीं थी। इसलिए कोई मर्जी से गया है तो हमको नहीं कहते, वो अपनी जो है वो तलाशेगा, अपने उसके एम्बिशन हो सकते हैं, वो कहीं और अगर यानी आप इन सब नेताओं को जो पार्टी छोड़ के गए हैं इनको स्वार्थी और कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी बता रहे हैं आप? देखिए, ये जनता फैसला करेगी, मैं किसी को नहीं कहता। मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी के अंदर जो है वो किसी को इग्नोर नहीं किया गया जो ऊंचे पदों पे थे। जब सब पार्टी हार गई तो पार्टी का पद होता है, वो भी आप बताइए। जो लोग हमारे से गए हैं उनके पास अच्छे अच्छे पद थे और कुछ लोगों की आप बात कर सकते हैं, उनके पास 12-12 साल मंत्रालय रहे, पावरफुल मंत्रालय रहे और उनको पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ताओं को पीछे करके उनको आगे लाया गया और वो कार्यकर्ता अभी भी कांग्रेस में है, वो नेता अभी भी कांग्रेस में है। इसलिए नए नेता निकलेंगे। ये तो दौर, मुश्किल का दौर जो है उस वक्त जो पार्टी के साथ खड़ा रहे। मैं समझता हूँ कि बहुत सी चीज़ें कमियाँ भी होती हैं हर पार्टी में, ये नहीं कि आपकी बात ही चले, लेकिन जब जमात है तो उसमें एक आदमी इंडिविजुअल जो है उसकी बात नहीं होती। जमात में अपनी बात को रखिए, आप मेजॉरिटी को अपने साथ ले लीजिए, उनको कन्विंस कर लीजिए, पार्टी उसी तरफ चल पड़ती है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ज़रूर इस वक्त जो है वो हीट महसूस करते हैं, क्योंकि जिस वक्त की सरकार कांग्रेस की और यहाँ की जो दौर है उस दौर में कांग्रेस का वो जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता नेता है, मैं नहीं समझता होगा उसको छोड़ना चाहिए। अगर किसी अच्छे समय पे कोई छोड़ जाए पार्टी और सब कुछ होने के बावजूद उसको त्याग कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ अब आपको लगे कि आप एक पार्टी पे मुश्किल दौर आया और आप बदल लें और फिर आप कहें कि मैं किसी सिद्धांत और असूल खराब हो गए, वही तो पार्टी कल तक असूल थे। 70 साल से सिद्धांत तो कांग्रेस के बदले नहीं। शर्मा साहब, आखिरी सवाल आपसे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना पॉजिटिव आए हैं, कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं और आपके कार्यकर्ताओं के, आपके नेताओं को भी देखा हमने प्रोटेस्ट करते हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते। एक संदेश दे दीजिए। बिल्कुल, ये बड़ी जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। हम दुआ करेंगे वो जल्दी ठीक हों और ये अच्छी बात तो नहीं, ये बड़ा संकट है और ख़तरा बहुत बढ़ रहा है। हम उनकी बेहतर सेहत के लिए दुआ करेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन को भी सख्ती से करवाना चाहिए और सबको मानना चाहिए। कोरोना का संकट बहुत गंभीर स्थिति में है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो रही है। आपने देखा कि 500 लोग ठंडी खुई से जो है वो एक क्वारंटीन सेंटर से भाग जाते हैं। 500 लोग तो भाग नहीं सकते, एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद जाने दिया, जो मीडिया के माध्यम से एक करके 10-10 का ग्रुप, 5-5 का ग्रुप करके भागे। ऐसे 500 लोग ये सरकार के उससे निकल सकते हैं, लेकिन वहाँ व्यवस्था ही नहीं थी। ये बातें हमने बार बार उठाई पिछले 4 महीने में, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। आपको भी पता है विनोद जी, कई जगह कई क्वारंटीन सेंटर में जो हालत है, अगर यही हालत रही तो क्वारंटीन सेंटर नहीं, वो इन्फेक्शन सेंटर बन गए हैं। वहाँ से बीमारी फैलने का खतरा है। आप बाकी तो छोटे मोटे सोशल डिस्टेंसिंग की बात जरूर करिए, लेकिन जब शराब की दुकानों पे 500-500 आदमी खड़ा हुआ तो सरकार ने पैसे कमाने जरूरी समझे, लोगों को बचाना जरूरी नहीं समझा। मुझे बताइए क्या जस्टिफिकेशन थी? इसलिए बहुत सी गलतियां सरकार खुद कर रही है और ये क्वारंटीन सेंटर में समझता हूँ कि इसका पूरा ब्यौरा आना चाहिए, कितने पैसे लग रहे हैं, कितना आप खर्चा कर रहे हैं, ये चीज़ें पारदर्शिता होनी चाहिए। लोगों का पैसा है और बाकायदा हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। वो हमने बिल्कुल सिंबॉलिक तौर पे प्रोटेस्ट किए हैं। यहाँ 500 आदमी हम इकट्ठा कर सकते थे, 25-30 आदमी का प्रोटेस्ट किया। हमें जरूर पता है, लेकिन जो चीज़ें हैं लोगों की वो वारनी तो है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बर्थडे पार्टियां मनाते थे, लेकिन हम ये कहेंगे आगे तैयारी करनी चाहिए। समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी, धन्यवाद। दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।